हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्टडी पॉइंट क्लासेस। तो आज का हमारा वीडियो है कि पेपर वन जो यूजीसी नेट का हमारा पेपर वन है उसकी तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या क्या होता है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, कैसे हमें प्रिपेयर करना है और क्या क्या उसमें टॉपिक्स आते हैं। तो काफ़ी बच्चों के ये रिक्वेस्ट के बाद ये वीडियो बनाया गया है और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा क्योंकि ये कॉमन पेपर होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये पेपर वन होता है इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस जो इसमें आते हैं और 50 हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो 100 मार्क्स का हमारा पेपर वन होता है। और आपको पता ही है जो हमारा सब्जेक्ट पेपर होता है, जो पेपर टू होता है, वो 200 मार्क्स का होता है। जनरली हमने ये देखा है कि जो बच्चे होते हैं या जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पेपर के लिए अपीयर हो रहा है कैंडिडेट नेट के पेपर के लिए, वो पेपर टू पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है एज़ कम्पेयर टू पेपर वन। ठीक है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। बट मैं आपको बताऊं, बिना पेपर वन के आप पेपर नेट का नहीं क्लियर कर सकते। ये आज मेरे लिख लो, ठीक है। और कई सोचते हैं कि हम सिर्फ एक हफ्ता पढ़ के, या आपने कई यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे 10 दिन पढ़ के आप पेपर वन क्लियर कर सकते। नो डाउट कई कई स्टूडेंट्स जिनका बेसिक क्लियर होता है या वो कर सकते हैं, बट इतना आसान भी नहीं है पेपर वन को क्लियर करना। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या क्या है पेपर वन में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें 10 यूनिट्स हैं, जो 10 चैप्टर्स हैं पेपर वन में जो क्लासिफाई करा गया है। और जैसे आपके सामने ये देख सकते हो, जो पेपर यूनिट वन है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट टू में है रिसर्च एप्टीट्यूड, यूनिट थ्री में है कॉम्प्रिहेंशन, यूनिट फोर है कम्युनिकेशन, और फिफ्थ यूनिट है मैथ्स रीजनिंग एप्टीट्यूड, सिक्स्थ है लॉजिकल रीजनिंग, सेवन्थ है डीआई या डाटा इंटरप्रिटेशन जिसको आप कहते हो, एट्थ है आपका आईसीटी कंप्यूटर जो होता है, नाइन्थ है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और जो टेंथ है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम। देखिए, ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊं, हर यूनिट में से 5 क्वेश्चंस आते हैं। 10 यूनिट हैं तो 50 क्वेश्चन टोटल हमारे बनते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है हर यूनिट में से 5 5 ही क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, किसी यूनिट में से आपको 6 नंबर से पूछ लिया, किसी से 4 से पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, एवरेज अगर हम देखें तो 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो हर यूनिट से आएंगे ही आएंगे। और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन भी देखे गए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, रिसर्च एप्टीट्यूड में से 5 से 7 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, मिनिमम 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब इनमें से कुछ टॉपिक, अब आप ये देख रहे होंगे और डर गए होंगे कि 10 सब्जेक्ट कैसे पढ़ें। देखो, आप इसको सब्जेक्ट की तरह ना लेके इसको आप एक तरह से टॉपिक की तरह लो और इसकी तैयारी करो। और अभी जैसे 3 महीने हैं लगभग आपके पास, 3 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है और 50 में से आप 40 मार्क्स ईज़िली कर सकते हो। और 50 क्वेश्चन में से आप 40 क्वेश्चन ईज़िली ठीक कर सकते हो। और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो 100 में से अगर 80 मार्क्स आपके यहीं आ गए तो आप देख लो कि आप कहाँ पे स्टैंड आउट हो जाओगे। देखो, पेपर वन 2 तरह से होता है। एक, अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका पेपर वन में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी से इसका सिलेबस देख लेते हैं यूनिट वाइज। तो सबसे पहले हमारे पास पहला टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता है हमारे पास। इसमें हमने देखा है जो नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो इसमें देखिए, आपने अल्टीमेटली जब आप नेट क्लियर हो जाएगा, आप रिसर्च कर लेंगे या एमफिल कर लेंगे, या नेट के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपॉइंट होते हो, तो नेट के पेपर में बेसिकली यही देखा जाता है कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कैसा है। आप बेसिकली देखिए, आप अगर आप देखोगे सिलेबस को, ये बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है 2020 के लिए।
तो जो टीचिंग आपकी टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या लेवल ऑफ टीचिंग होती है, ठीक है, क्या आपकी करेक्टरिस्टिक होती है टीचिंग की, ठीक है, और आपका मटेरियल आप क्या यूज़ करते हो, आप आईसीटी का क्या यूज़ करते हो, जो कि बहुत आज के टाइम में इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपको पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो अब काफ़ी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पढ़ा रही है, ठीक है, आईसीटी के उससे बढ़ा रही है, वीडियोस लेक्चर्स दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से। आगे आगे आने वाले टाइम में जो सर्टिफिकेशन कोर्स होंगे, डिग्री कोर्स होंगे, वो ऑनलाइन होंगे, जिसमें जो प्रोफेसर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, या जो भी फैकल्टी होगी, वो एक एक स्टूडियो बनाया गया है यूनिवर्सिटी में, जो कि लाइव क्लासेस या फिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो ही प्रोवाइड एक तरह से कोर्स करवाया जाएगा, जो कि स्टार्ट भी हो गया है। जैसे आपको पता ही है ऑनलाइन मेथड्स आ चुके हैं, स्वयं एक पोर्टल है जो हमारा, ठीक है, एक मूक्स जो कि मैसिव ओपन एजुकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, आईसीटी बेस्ड टेक्निकल सपोर्ट। तो एक तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड, एक टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर एक स्टैंडर्ड कंडीशन में टीचर का क्या रोल होता है, ठीक है, तो बेसिक होता है। हम ये आगे वीडियोस जब मैं अपलोड करूँगा तो आप ये पढ़ोगे कि हम इस टॉपिक में आपको डिटेल में करवाएंगे, ठीक है। तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा पहला है, जो कि बहुत ही एक तरह से इजी है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ लगभग 1 वीक का ये टॉपिक होता है। आप डेली 1 घंटा ही पढ़ोगे, मतलब 6-7 घंटे में आपका ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा यूनिट आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट ट्रेंड में देख रहा हूँ, और उसमें हम देख रहे हैं 5 से लेके 7 क्वेश्चंस हर बार, यानी कि 14 मार्क्स इसमें से आते हैं। देखो, आप नेट का पेपर दे रहे हो, मास्टर्स के बाद दे रहे हो या ड्यूरिंग मास्टर्स दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप रिसर्च पढ़ते ही पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि आपको जब भी आपने इसके बाद एमफिल करनी है या पीएचडी करनी है, उसमें रिसर्च करना है। रिसर्च आप करोगे तो आपको रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए, रिसर्च क्या होता है, क्या टाइप्स की उसकी रिसर्च होती है, क्या अप्रोच होती है रिसर्च की, ठीक है, तो ये आप यूनिट 2 में पढ़ोगे, ठीक है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, थीसिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, आपने पेपर पब्लिश करना है, पेपर राइटिंग होता है, थीसिस राइटिंग होता है, बुक राइटिंग, ये सब एक तरह से रिसर्च एप्टीट्यूड का है। और क्या क्या स्टेप फॉलो होने चाहिए, ये लगभग हर स्टूडेंट पढ़ता ही पढ़ता है अपनी मास्टर्स में, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, क्योंकि ये लगभग हर यूनिवर्सिटी के करिकुलम में है रिसर्च एप्टीट्यूड, एक 6 महीने का, तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। तो इसमें नहीं मुझे लगता कि किसी भी को दिक्कत आनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है अगर आप देखो, ठीक है, तो ये आपने करना ही करना है। और ये एक तरह से आप, अगर किसी को नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ये करेंगे वीडियोस में, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारी वीडियोस को फॉलो करिए, और हम आपको करवाएंगे। ये डेफिनेटली बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आ जाइए यूनिट 3 में। अब मैं आपको बताता हूँ, यूनिट 3 में कंप्रीहेंशन होता है। कंप्रीहेंशन में कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप बचपन से लेके कोई भी एग्ज़ाम देते हो, उसमें आपने देखा ही होगा, एक कंप्रीहेंशन दिया होता है 1000 से 2000 वर्ड का, और उसमें आप वो आगे क्वेश्चंस होते हैं, तो मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें होते ही होते हैं। तो जो कंप्रीहेंशन है, इसके अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब मिनिमम 5 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इजी है, इसमें आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जिनका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो उनके लिए हिंदी में भी कंप्रीहेंशन सेम ये ट्रांसलेट होके आता है, मैं आपको बता दूँ। तो मतलब अगर किसी को पैसे इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, तो वो हिंदी में एज इट इज़ वो पढ़कर और उसका आंसर दे देता है, जो कि एक तरह से फ्री मार्क्स है। इसमें मैं आपको नहीं कहता आप कुछ पढ़ो, सिर्फ आप 10 ईयर जब आप करोगे, या जो पुराने क्वेश्चंस करोगे या मॉक टेस्ट करोगे, तो उसमें से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत है। मतलब हर वीक एक भी करोगे तो भी सफिशिएंट होता है ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आता है वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में भी कुछ नहीं होता है, ये भी एक तरह से आप, जब आप एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, तो आपकी वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए कम्युनिकेशन। जो अगर आप, मैं आपको बेसिक बताऊं तो, जो सेंडर
रिसीवर और जो चैनल का एक तरह से जो ये चैनल होता है, ठीक है, जो आप सेंडर से रिसीवर और जो रिसीवर से सेंडर, ये एक तरह से कम्युनिकेशन चेन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या आपकी क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, आप कैसे उन बैरियर्स को तोड़ सकते हो। लाइक आप पढ़ा रहे हो तो आप कम्युनिकेटिव वे से ही पढ़ा रहे हो ना, तो या मास मीडिया का जो आप यूज़ करते हो कम्युनिकेशन, जो भी इसमें है, ये आपको एज इट इज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी मैं आपको ये टॉपिक्स बता रहा हूँ ये एज इट इज़ आपके यूजीसी के जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है, एनटीए जो पेपर लेगा आपका उसके ही अकॉर्डिंग है, और वही टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और हम जो भी पढ़ाएंगे एज़ पर सिलेबस ही पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो उसके बाद फिर हमारे पास आता है यूनिट 5। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स या एप्टीट्यूड जो हम कहते हैं उसमें आपको सिलेबस लिखा ही हुआ है, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग, एवरेज, रीजनिंग, नंबर सीरीज़। अगर किसी ने पहले कोई अपना स्टेट पीएससी पेपर दिया लिखा होगा, या बैंक क्लर्क का एसएससी का पेपर दिया होगा, तो उसमें हम ये पढ़ते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है। इसमें यही इन्हीं में से आते हैं, और इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत ही इजी होता है ये। आजकल मैं आपको बताऊं लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग वैसे तो 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट जो 3 या 4 क्वेश्चन ही आते हैं। अगला रीजनिंग है, रीजनिंग भी हमें पता ही है, जो भी हमारी वेन डायग्राम हो गए, या फिर जो भी बेसिक रीजनिंग होती है, जैसे हम एसएससी या बैंक पेपर में हम देते हैं, वही सेम रीजनिंग आती है, और इसमें भी हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं ऑन एन एवरेज। मैक्सिमम 5 भी आ सकते हैं, बट मैक्सिमम 5, वैसे जो लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं बताऊं इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं रीजनिंग के। इसके बाद मैं आपको बताऊं डीआई, या इसको हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स। जो डीआई है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके मिनिमम 5 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और डीआई आपने पढ़ा ही होगा, एक चार्ट दे रखा होता है, पाई चार्ट या बार दे रखा होता है, ठीक है, और उसको आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी होती है, और उससे रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन होते हैं एक ही डीआई से रिलेटेड, और उसी में से आपने क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्यों होता है ये, इसलिए होता है क्योंकि आपको जब आप रिसर्च करोगे नेट के बाद, या जब आप पीएचडी करोगे, एमफिल करोगे, जब आप डाटा कलेक्ट करोगे, तो आपको वो डाटा को प्रोसेस करना है, ठीक है। आपको उस डाटा से कैसे आपने डाटा प्रोसेसिंग करनी है, ये आपका एग्जामिनर देखना चाह रहा है एक तरह से, ठीक है। ये भी वैसे आप बैंक पेपर में आपने देखा होगा, बैंक पीओ में ये आता ही आता है, आप वहाँ से कर सकते हो टॉपिक, या हम आने वाले वीडियोस में आपको करवाएंगे ये टॉपिक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है वो है आईसीटी। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, जैसे आप हर कोई मास्टर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ता ही पढ़ता है। कंप्यूटर एक बेसिक कंप्यूटर होता है, तो इसमें भी एक तरह से बेसिक कंप्यूटर के 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें भी बेसिक कंप्यूटर ज़्यादा जो हमने देखा है, ईमेल या डिजिटल जो इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन या आईसीटी का जो यूज़ हो रहा है हमारे एजुकेशन में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो ये भी बहुत ईजी है, ये हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इसकी, और ये भी बहुत ही आसान एक तरह से पोर्शन माना जाता है, जो कि मुफ्त के नंबर हम कहते हैं जिसको माना जाता है। इसके बाद जो 9वां चैप्टर है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो साइंस वाले या थोड़े बहुत आर्ट्स वालों को पता होगा, बट जो दूसरी फील्ड के हैं इसके अलावा, उन्होंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा। तो ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है आपके एनवायरनमेंट इशू, जैसे आजकल जो एक करंट अफेयर्स, एक तरह से इसमें करंट अफेयर भी आ जाता है, कई बार करंट का क्वेश्चन आता है। आपके एनवायरनमेंट इश्यूज जो होते हैं वो आता है, लाइक आपके वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सोयल पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, सॉलिड वेस्ट, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, नेचुरल एनर्जी, ठीक है, लाइक सॉयल। एक तरह से एनवायरनमेंट जो ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच का कम्युनिकेशन हो गया ना, ये एक तरह से इंट्रैक्शन हो गया, इससे रिलेटेड ये है, ये हम करेंगे हमारे वीडियोस। आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, हम आपको वीडियोस डालेंगे, बहुत सारे वीडियोस डालेंगे, जिससे आपके ये
पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है हायर एजुकेशन सिस्टम। देखिए हम अब हायर एजुकेशन की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि हम नेट का पेपर अगर हम दे रहे हैं तो हम क्या, आप कॉलेज में आप जॉब करने के लिए आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जितनी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जब आप जॉब करोगे या आप पीएचडी करने आ रहे हो, रिसर्चर एज ए रिसर्चर आ रहे हो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का हायर एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में आप पढ़ते हो। यूजीसी कब फॉर्म हुआ है, एनसीईआरटी कब जो ये फॉर्म हुआ हमारा, प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल एजुकेशन जो होता है ये क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन क्या होता है, एनवायरनमेंट। और इसके साथ हम पॉलिटी, जिसको हम पॉलिटी कहते हैं, पॉलिसीज़ गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन, कि मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे हुआ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन सी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसमें ही आता है। ये बहुत ही बेसिक है। हम इसके अगर कोई साइंस फील्ड से है उसने ये नहीं पढ़ा हुआ तो वो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 15 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका सिलेबस है, और इसमें से भी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं सिलेबस हमारा हो गया, काफ़ी बड़ा सिलेबस लगा होगा बट इतना है नहीं सिलेबस। और इसमें आपको बता दूं, कई लोगों को ये मिथ है कि पेपर 1 तो बहुत इजी है, हम 3 दिन में कर लेंगे और बहुत ही जल्दी हो जाएगा, तो इसको हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझसे लिख लो, ऐसा नहीं है। इजी कुछ नहीं होता इस दुनिया में। ठीक है, इजी कुछ नहीं है, जब तक आप नहीं पढ़ोगे कुछ भी इजी नहीं है। पेपर हाँ मुश्किल भी नहीं है बट इजी भी नहीं है। ठीक है, तो ये हटा दो जिसको ये लगता है। अगर आपने जीआरएफ निकालना है ना तो ये हटा दो। अब अगला आपको मैं एक फैक्ट बता दूं, लगभग 20% बच्चे जीआरएफ नहीं क्लियर कर पाते क्योंकि उनका पेपर 1 में स्कोर लो होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका 55% मार्क्स आया है और आपका नेट क्वालिफाई हो गया है, ठीक है, बट आपका जो जेआरएफ का कट ऑफ गया है वो 60% गया है। ठीक है, तो ये 20% बच्चे होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि उनका पेपर 1 में मार्क्स कम होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पेपर 1 में 30 मार्क्स है, ठीक है, और उसके 55% टोटल परसेंटेज आया है पेपर 1 और 2 मिला के, बट अगर उसके 40 क्वेश्चंस ठीक होते हैं, यानी कि पहले उसके 60 मार्क्स थे, अब उसके 80 मार्क्स हो गए हैं, तो अब उसके 5% सीधा बढ़ गए। तो ऐसे उसके बहुत ही इसी वजह से पेपर जेआरएफ रह जाता है, क्योंकि हम पेपर 1 पे कंसंट्रेट नहीं करते। तो आपको पता ही है, अगर आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, पीएचडी करना है, तो आपको जेआरएफ तो निकालना ही पड़ेगा हर हालत में। और जेआरएफ के लिए आपको पता ही है कि आगे जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो उसके भी मार्क्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओनली नेट, या कई बार तो नेट का नंबर ही नहीं होता है, जेआरएफ का होता है। तो ये भी आप तो अपना टारगेट जेआरएफ बना के रखिए। ठीक है, नेट आपका हो जाए तो वेल इनफ है, बट अगली बार नेट जेआरएफ के लिए फिर ट्राई करिए, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो प्लान क्या है, अब हमने क्रैक कैसे करना है। ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है, हमें डेली 1 से 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। 1 से 2 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है हर हालत में। नेट पेपर 1 के लिए, अगर आप पेपर 2 के लिए 5 घंटे या 4 घंटे तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको कहूँगा 1 से 2 घंटा पेपर 1 के लिए ज़रूर निकालो। डेली आप लेक्चर्स, अगर कोई कोचिंग ले रहा है, ऑफलाइन कोचिंग ले रहा है, वो तो ले ही, ठीक है, पेपर 1 की। अगर वो नहीं ले रहा है तो वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स देखो, हमारे लेक्चर देखो, या कहीं से भी कुछ भी देखो, बट एक तरह से आप रूटीन सेट करो कि मान लो आप 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 1 घंटा आप लेक्चर्स देखो, ताकि आपका उसका एक तरह से रूटीन बन जाए पेपर 1 का। ठीक है, दूसरा अपने नोट्स बनाओ। ये नहीं कि भी हाँ मेरा जैसे पेपर क्लियर हो रखा है तो मुझसे आप नोट्स मांगो हैंड रिटन, मेरे भी दे दो सर, आप नोट्स दे दो। देखो मैं तो आपको दे ही रहा हूँ, वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूँ, बट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो भी आप कोई बुक ले रहे हो उसमें से आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, ताकि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले जब आपका पेपर आ जाए तो जब आप अपने ही हैंड रिटन नोट्स में से रिवाइज़ करो। और वो सबसे बढ़िया मेथड होता है। जब आप कुछ पढ़कर या याद कर कर अपने नोट्स बनाते हो तो जल्दी आपके माइंड में बैठता है और याद होता है।
ठीक है। उसके बाद जो आपका पैटर्न चल रहा है आप वो चेक करो, मतलब कि जैसे मैथ्स में से आपने एप्टीट्यूड के इतने सारे देखे हैं, तो आप लेटेस्ट पैटर्न देखो पिछले 4-5 साल में क्या पैटर्न आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, या किस टाइप के क्वेश्चन लाइक प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसमें से कौन सा टाइप आ रहा है। प्रॉफिट लॉस में बहुत बड़ा चैप्टर है या परसेंटेज का बहुत, और उस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप ये पैटर्न देखो, डेली हर वीक 1 या 2 मॉक टेस्ट या लास्ट ईयर के सॉल्व करो नेट के पेपर्स। हर वीक एक तो कम से कम करो, और मैं तो कहता हूँ 2 करो। और जब आपका पेपर आने वाला हो 10 दिन पहले 15 दिन पहले, तो एक दिन में 2-2 3-3 भी करो। ठीक है, मार्केट में बहुत अवेलेबल है मॉक टेस्ट की, या जो लास्ट नेट के पेपर्स की बुक्स हैं वो बहुत सारी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। और हर पार्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवरी पार्ट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। हर पार्ट आपका उतना ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल किसी का कंप्यूटर साइंस किसी को अच्छा लगता है, तो किसी को पीपल एनवायरनमेंट वाला अच्छा नहीं लगता, तो वो नहीं करता। बट ऐसा नहीं है, देखो हर में से 10 नंबर का तो हर उसमें से आएगा ही आएगा ना। तो आप इसको भूल जाओ कि मैं अगर 4 करके जाऊंगा तो हाँ मेरे 20 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप सारे करोगे, सभी को इक्वली इम्पोर्टेंस दो। अगर आप 10 दिन एक वो कर रहे हो तो 10-15 दिन दूसरे पे भी लगाइए, दूसरे पार्ट पे भी, तो तभी आपका पेपर क्लियर होगा। तो इतना मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सारे फॉलो करोगे, सिलेबस की तरह पढ़ोगे, एक प्लान प्रॉपरली अरेंजमेंट के साथ पढ़ोगे आप, ठीक है, तो आपके 100% 40 to 45 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और अगर आपका JRF आपको निकालना है तो मिनिमम आपको 38 से 40 मार्क्स तो लेने ही लेने पड़ेंगे। तो ये अपना गोल होना चाहिए, आपके 45 मार्क्स गोल होना चाहिए, तब जाके आपके 40 मार्क्स के अराउंड आएंगे। ठीक है, तो आप को मैं और दोबारा से बता दूं, आप अगर और हमारी UGC नेट के रिगार्डिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा प्लीज़ जो सब चैनल है स्टडी पॉइंट क्लासेस, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी शेयर कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना भी ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए। थैंक यू।